तो भैया नमस्कार और छोटकन के आशीर्वाद। का बा हाल चाल, सब कुशल मंगल। ये अच्छा लगा। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बाल गोपालों, मेरे बालकों, आज हमारा और आपका एक नया जर्नी स्टार्ट होता है बेटा। सर पूछेंगे जर्नी क्या है? जर्नी मतलब यात्रा। यात्रा में हम क्या पढ़ेंगे? वो यात्रा नहीं है कि आल की पाल की जय कन्हैया लाल की, ना, ये वाला यात्रा नहीं बेटा। अपनों को पढ़ना है फिजिक्स, और पढ़ना नहीं है, पहले ही से बोलते हैं, सिलेबस वाले वीडियो में बताते पढ़ना नहीं है बेटा। अब सर सिलेबस वाला कौन सा वीडियो है? जाके देखो, पढ़ा हुआ है, मारेंगे एक पड़ाका। ठीक है, अपने को क्या पढ़ना है? अपने को पढ़ना है फिजिक्स। और फिजिक्स पढ़ना नहीं बेटा, समझना है। गत्ते गत्ते हौले हौले धीरे धीरे चलना है। और हमको पढ़ना नहीं, हमको समझना है फिजिक्स। लेकिन आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं? अब सर ये फिजिक्स के कहां जरूरी होगा बेटा? ये जो 12th स्टैंडर्ड के आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, ये दुनिया में जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके 12th स्टैंडर्ड पे बेस्ड होंगे बेटा, वो सब तुम क्वालिफाई करोगे। हम कराएंगे। ये आपका प्लेटफॉर्म जो है, आप यहाँ ज्वाइन हुए हैं तो केवल पर्टिकुलर कोई एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए मत पढ़िए। यहाँ आपको केवल ये पैसा ले लिया गया तो केवल बस आपके लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। अगर हमने आपसे कुछ पैसे लिए भी हैं, ठीक है, तो हम उसका कई गुना ज्यादा आपको देंगे, यकीन मानिए। और आप देखेंगे कि मैं किस तरीके का फिजिक्स पढ़ाऊंगा, आप यही रहेंगे आने वाले दिनों में, आप यही रहेंगे आने वाले दिनों में, हम भी यही रहेंगे। और जब फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा कि यार फिजिक्स का बंदा कोई मिला है जो मुझे फिजिक्स फील करा रहा है। और बेटा कह रहा हूं कि अगर 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, तो यकीन दिलाता हूं कि 40 प्लस आप लोग करके आएंगे। एक बेसिक वाला बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, जिसको फिजिक्स का पी भी नहीं आता, सर हमको तो एच आता है फिजिक्स का ना, पी नहीं आता, उसको भी जो इसको एच पी कुछ नहीं आता फिजिक्स का बेटा, वो भी देखेंगे कि 30 प्लस करके आएगा। कैसे करके आएगा? अभी कुछ नहीं पता ना, अभी कुछ नहीं पता। यकीन मानिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, हम सब कराएंगे। लेकिन बेटा आज का जो चैप्टर है वो हमारे फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। सर तब कहाँ पढ़े? हम चल रहे हैं सर। और रुको, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है? अगर आज चले गए बेटा तो पूरी जिंदगी भर जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक रोओगे। सर ऐसा क्या है? देखा लिखा है क्या? मैथमेटिकल टूल्स, यानी बात करें गणितीय क्या है, कुछ गणितीय औजार के बारे में पढ़ेंगे, यानी हथियार के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हथियार, कि ऐसे कौन कौन से औजार हैं जिन औजार का यूज करके हम फिजिक्स रूपी बड़े बड़े क्वेश्चन को हम ढहा सकते हैं। हमको थ्योरी जानना है, बेसिक जानना है। लेकिन बेटा कहते हैं जिस बंदे का मैथमेटिक्स अच्छा रहा है ना, उसने फिजिक्स की पूरी दुनिया हिला दी है। लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन, और उसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल थे लाइक न्यूटन सर। न्यूटन सर को अपनी थ्योरी प्रूफ करनी थी, उनकी थ्योरी गलत हो रही थी, दुनिया ने उनकी थ्योरी को गलत ठहराया, लेकिन उन्होंने कहा साला अब हम इसको मैथमेटिक्स का इजाद करते हैं। देखता ससुरा हमारी कौन हमारी गणित को, कौन हमारी थ्योरी को गलत ठहराता है। उन्होंने बैठे बैठे पूरा मैथमेटिक्स, पूरा इंटीग्रेशन, कैलकुलस पूरा उन्होंने इजाद कर डाला। और उसी मैथ की बदौलत उन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरीज को प्रूफ किया बेटा। तो एक सिंपल और आसान शब्दों में कहा जाता है कि मैथमेटिक्स क्या है। कहते हैं कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का क्या रोल है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले जो आप अपना नोटबुक बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका खुद का नोट्स बुक होगा। मैं जो पढ़ाऊंगा बेटा इसको बोलते हैं हैंड्स आउट। मैं जो लिखूंगा सब आपको सेव करके आपके पास ये पहुंच जाएगा, ठीक है? लेकिन ये आपसे विनम्र निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑर्डर भी है आप लोग को। एज अ मेंटर होने के नाते मैं ऑर्डर करता हूं कि आप लोग पेन कॉपी पे विधिवत बैठ के एकदम ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग करके आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि हम समझाएंगे तो आपको लगेगा कि बस सर हमारे पास ही खड़े हैं ना, ठीक है? तो ऐसा, तो अब क्या करनी है कि हमको इसके बारे में पढ़ने हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसमें मैथ के हैं, ठीक है, कहेंगे सर ये तो हम सारा चीज जानते हैं, लेकिन यकीन मानो भी कुछ बच्चे एग्रीकल्चर की भी देख सकते हैं इस वीडियो को, उनके लिए भी फिजिक्स उतना ही कंपलसरी है। कुछ बच्चे बायो के भी हैं, उनके लिए भी फिजिक्स कंपलसरी है। या कोई बच्चा जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जिसको फिजिक्स में आगे जाना है, उसको इस मैथमेटिकल टूल के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन इनका यूज आपके फिजिक्स के हर एक क्वेश्चंस में होता है। और बहुत सारे ब्रांचेस फिजिक्स के ऐसे हैं बेटा जिसमें मैथमेटिक्स तो पूरा का पूरा घुसा पड़ा है।
अब ये नाम मैं फिजिक्स का बाद में बताऊंगा कौन कौन से ब्रांच है, लेकिन बिना आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हुए आप उस पोर्शन के, उस सब्जेक्ट के यानी फिजिक्स के आप राजा कभी भी नहीं हो सकते। आप बस फिलोसफर हो जाएंगे, आप अपनी हाइपोथेसिस देके, अपनी हाइपोथ्योरी देके आप चले जाएंगे, लेकिन कभी आपको उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए दुनिया सबूत मांगती है। यदि आपके पास प्रूफ है, अगर आपने गलत थ्योरी भी है, आपने उसका मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया है, तो आप कहलाएंगे यू आर द ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हम पढ़ेंगे। कईयों में से बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे, पर डोंट वरी, हम चलते हैं, हम अपना बेसिक बनाते हैं ना, क्योंकि हमारा जो बेसिक जो है, जो बेसिक हमारा बेस डेवलपमेंट करती है, कहती है जो बेसिक होती है, बेसिक डेवलपमेंट आवर बेस, जो बेसिक होती है हमारे नेव को बोलते हैं, जो आधार होती है उसको डेवलपमेंट करती है। और हम अपने आधार पे, अपने डेवलप पे, अपने बेस के दम पे हम बहुत सारी मंजिल की इमारतें भी अपने ऊपर सजा सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो आने वाले कई सारे एंट्रेंस एग्जाम हो, हम उसको क्वालिफाई करने के एलिजिबल हो जाएंगे यदि हम ऐसा फिजिक्स पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगूंगा तो आज से आपकी और हमारी ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और इसमें हम सबसे पहले चलेंगे क्या, आज का ये जो पर्टिकुलर जो लेक्चर है, 2-3 लेक्चर ऐसे होंगे जिसमें मैं मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और आप यदि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो आप परेशान ना होइए। ठीक है, हिंदी भी बताऊंगा, साथ साथ इंग्लिश भी बताऊंगा, कंबाइन करके पढ़ाऊंगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, उसको कभी भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमको एक्चुअली जो होता है, हमारा आपका बीच में एक बॉन्ड जनरेट होना चाहिए, वो मीडियम लैंग्वेज का नहीं होना चाहिए। हम चाहे जिस वे में पढ़ाएं, आप मेरी फीलिंग्स को समझे, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, आई टू आई कॉन्टेक्ट हो। अब पूछेंगे सर आई टू आई कॉन्टेक्ट कैसे होगा? बेटा कैमरे में ध्यान से मेरी आंखों को देखना, कहते हैं ना आंखें सब बयां करती हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। अगर हिंदी लैंग्वेज में लिखना बेटा तो हिंदी लैंग्वेज में लिख लो कि आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ये हथियार के बारे में ना, हथियार के बारे में पढ़ेंगे। किसके हथियार के बारे में? फॉर फिजिक्स के हथियार के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में? पहले तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे बेसिक हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि एंगल्स क्या होते हैं, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, फिर आगे आएंगे डिफरेंशिएशन पे, फिर आगे आएंगे इंटीग्रेशन पे। बस इतना ही ना, क्योंकि इतना ही पढ़ लेंगे इनफ है। हालांकि मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन हमको उतना नहीं कवर करना, हमको उतना ही कवर करना है जितना हमको आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे चीज पढ़ेंगे। अब कसम बता रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, जब हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं और सवाल लगाते हैं, जब हमको ये समझ में आता है कि यार काश ये फार्मूला पता होता तो हम ये सवाल कर लिए होते, क्या साइन 2 थीटा का फार्मूला पता होता यार, तो आज मेरा ये क्वेश्चन गलत नहीं होता, आज हमारा रैंक कई हजार गुना पीछे नहीं गया होता। तो ये जानते हो कि ये जो फार्मूलाज हैं मैथमेटिक्स के, ये आपके कैलकुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप कोई सवाल को एक पेज में लगा रहे हैं, यदि आपको शॉर्ट ट्रिक पता है, फार्मूलाज पता है, आप कंबाइन करके उसी सवाल को 2 लाइन में करके आएंगे, आपके पास टाइम बचेगा। तो टाइम बचेगा, उस टाइम को आप दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बहुत ध्यान से ये लेक्चर एकदम पेशेंस बना के, आता भी है तो भी, और नहीं आता है तो और अच्छे से पेशेंस बना के देखिएगा ना। बेटा मेरा नाम, जिसमें से मेरा नाम सभी लोग जानते हैं, मैं आपका प्यारा राय सर हूं। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पूरे जो है आपके डीएनएस पे यानी डे नाइट स्टडी पे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हुआ दिखूंगा। हाँ, मैं मेंटर भी हूं, तो कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो क्लासेस चल रही हैं उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो बेटा, तो सीधे मेरे पास संपर्क करना। ठीक है, मेरा नंबर है, मैं भी लास्ट में नोट करा दूंगा, उस पर संपर्क करना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ये बेटा एंगल क्या होता है ना, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे सर ये कोण क्या होता है ना, एंगल में इसको क्या बोलते हैं, शायद मैं उचित ढंग से ये लिख पाऊं तो इसको बोलते हैं बेटा ये कोण। एंगल क्या होता है? कोण। बहुत सारे बच्चों से भी डिफिनीशन पूछ दिया जाए तो यकीन मानिए कोण का डिफिनीशन नहीं बता पाएंगे। मैंने पूछा हुआ भी है अपने क्लासेस के अंदर। ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं बच्चों से पूछा बेटा लाइव क्लासेस के अंदर, बेटा कोण क्या होता है? बच्चे बताने में असमर्थ रहे। ठीक है, कोण क्या होता है? कहते हैं, बहुत बचपन में पढ़ा, बेसिक पढ़ा, कहते हैं 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जब 2 रेखाएं, कहते हैं बेटा जब 2 रेखाएं एक पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट के बीच के जो झुकाव होता है बेटा, उसी झुकाव को हम क्या बोलते हैं? उसी झुकाव को हम कोण बोलते हैं, और उसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। कहते हैं 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, उसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा।
ना, ठीक है। अच्छा, कोण को कैसे हम मेजर करते हैं, कोण को कैसे मेजर करते हैं, मेजर करने का तरीका बताओ बेटा। सर मेजर करने का तरीका क्या होता है बेटा, कोण को हम हमेशा कैसे मेजर करते हैं बेटा, कोण हमेशा मेजर होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, ध्यान रखिएगा बेटा, कैसे मेजर होता है, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप एंटी क्लॉकवाइज कोण को मेजर करेंगे। यानी मैं बोलूं कि आप कोण को मेजर करने का डायरेक्शन बताओ बेटा, तो ये डायरेक्शन होगा। क्या होगा यदि आपने क्लॉकवाइज मेजर कर लिया, तो जब आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे बेटा एंगल को, किसके मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, तो उस केस में क्लॉकवाइज जब आप मेजर करेंगे तो उस केस में जो एंगल आएगा उसे बोलेंगे आप लोग नेगेटिव एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे बेटा, नेगेटिव एंगल। तो एंगल मेजर करने का तरीका है कि आप उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करिए। आपने क्लॉकवाइज लिख लिया, मान लीजिए आपने थीटा फाइंड आउट कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके 30 डिग्री, तो आपका ये पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। आपने इसको क्लॉकवाइज मेजर किया है तो ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा -30 डिग्री। आपको पता चल जाएगा कि ये आपने इसको क्लॉकवाइज माने उल्टे डायरेक्शन में आपने एंगल को मेजर किया है, ठीक है। अब एंगल को बेटा डिफाइन कैसे करते हैं, चलो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, मान लो ये कोई आर्क है, यानी कोई चाप है, जिसको हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं, चाप, है ना। ये किसी सेंटर का, किसी सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा बेटा मैंने काट के निकाल लिया। देख बेटा, इसका रेडियस r है, r रेडियस का छोटा सा टुकड़ा बेटा किसी सर्किल से काट के निकाल लिया है, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना। ये दो लाइनें हैं, इन लाइन के बीच का ये झुकाव है बेटा थीटा, और ये इसका क्या है बेटा, इसको इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क, और इसे हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं बेटा चाप। क्या बोलते हैं, ये चाप है। अब बात करते हैं कोण बराबर क्या होता है। अगर इधर लिखना चाहें बेटा तो कोण बराबर, जिसे हम एंगल बोलते हैं ना, जिसे एंगल बोलते हैं, मैंने बोला हिंदी और इंग्लिश बेटा दोनों मीडियम में पढ़ाऊंगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोण बराबर होता है बेटा, हिंदी वाले बच्चे लिखते हैं चाप बटा त्रिज्या। बोलो बच्चा, लिखते हो कि नहीं, बिल्कुल सर लिखते हैं। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं आर्क, जिसे बोलते हैं चाप अपॉन रेडियस। यदि आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो तो आप हिंदी भी जानना शुरू कर दो, इंग्लिश जानना शुरू कर दो, आर्क अपॉन रेडियस। इस केस में बेटा आर्क कितना है, इसकी लेंथ, अगर आर्क की लेंथ मैं एल मान रहा हूं तो एंगल थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एल बाई कैपिटल आर, ठीक है। ये हमारा थीटा हम डिफाइन करते हैं ऐसे, एल बाई आर। कैसे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये मैं डिफाइन किया, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। अब बात आती है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो आ गया। अब क्या करते हैं, अब जब हम बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, थीटा इज इक्वल टू हमारा आया क्या, एल बाई आर। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसको मेजर करने का इसका यूनिट क्या होता है बेटा, यूनिट क्या होता है, किस यूनिट में एंगल को मेजर करते हैं ना। तो एंगल को मेजर करने का जो एसआई यूनिट है उसे बोलते हैं क्या, रेडियन। किस यूनिट में इसको मेजर करते हैं, रेडियन में ना। इसको मेजर करने का जो इसका यूनिट है उसको रेडियन में मेजर करने हैं। इसका कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये ऐसे ऊपर ऐसे स्मॉल सी बना देते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये रेडियन लिखा हुआ है ना। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि हम डिग्री में मेजर करते हैं एंगल को ना। कैसे बेटा, डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट तो ये है रेडियन। तब क्या रिलेशन होगा, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कभी कभी पूछा जाता है बच्चों से, बचाओ कि 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, नहीं बता पाते, क्योंकि उनको बेसिक पता ही नहीं है ना। वो हायर क्लासेस पढ़ लिए लेकिन उनको बेसिक नहीं पता है प्यारे लाल। तो ठीक है, यूनिट बराबर क्या होता है, रेडियन। और ये रेडियन जो उसको ये सी से डिनोट करते हैं, ऊपर ऐसे स्मॉल सी लगा देते हैं। जैसे हमको एग्जांपल के तौर पे बेटा, जैसे हमको लिखना है हमको 1 रेडियन, तो 1 लिखेंगे बेटा, ऊपर ऐसे सी लगा देंगे तो पता चल जाएगा ये 1 रेडियन है, ठीक है। लेकिन हमको पता करना है कि 1 रेडियन में या फिर 2 पाई रेडियन में, 3 पाई रेडियन में कितने हमारे डिग्री होते हैं। हमको डिग्री पता करना है, और डिग्री भी एंगल मेजर करने का एक हमारा यूनिट है। लेकिन ये जो एंगल मैं दिख रहा हूं, ये जो मैं लिखा हूं, ये हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं बेटा। ये जो एंगल है, क्योंकि जो हमने एक हिस्सा निकाल के काटा है, ये एक किसी सर्किल का है, और सर्किल कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यकीन करो
या यकीन करो या ना करो, जब हम किसी 3 डायमेंशनल बॉडी में से जब कोई छोटा सा टुकड़ा काट के निकालते हैं, 3 डायमेंशनल बॉडी में से जब हम छोटा सा टुकड़ा काट के निकालते हैं तो वो टुकड़ा जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो एंगल को भी 2 तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, एंगल को भी 2 तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एक एंगल तो ये पढ़ा, अब एक आता है बेटा क्या, अब एक आता है आपका सॉलिड एंगल। देखो एक कौन सा एंगल आता है, 1 मिनट, ठीक है, एक एंगल आपका आता है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा वो करते हैं, हाँ ठीक है, एक एंगल आता है बेटा सॉलिड एंगल ना। किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की ना। कौन से एंगल की, सॉलिड एंगल की, ठीक है, सॉलिड एंगल की बात करते हैं। ये सॉलिड एंगल क्या होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे ना। तो एंगल भी एक 2 डायमेंशनल एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। मैंने बोला 2 डायमेंशन, किसी सर्किल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, वो जो एंगल बनाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉलिड, उसका बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है, उसको एंगल भी बोलते हैं। और सॉलिड एंगल यानी कि कोई स्फेरिकल बॉडीज हो, मान लो ये आपका दिल है, ठीक है सर, ये क्या पढ़ा रहे ना, ये बहुत बच्चों का दिल है, हमारे प्यारे बच्चों का। इस दिल का एक छोटा सा टुकड़ा बेटा काट के निकाल लो, इस दिल के टुकड़े कर दो। इस दिल का जो छोटा सा टुकड़ा काट के निकालेंगे, हे भगवान सर तो हमारे दिल का टुकड़ा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये जब छोटा सा टुकड़ा काट के निकालोगे बेटा, ये जो टुकड़ा कट के निकलेगा, देखो ये जो एंगल बनाएगा उसी एंगल को बोलेंगे हम क्या, सॉलिड एंगल। और उसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से, और ये होता है क्या, डी ए बाई आर स्क्वायर। इसका यूज अब आएगा जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, तब हमको सॉलिड एंगल का यूज आएगा ना। सर दिल का टुकड़ा कैसे होगा, अब कुछ पागल ऐसा होगा जो अभी जिसका दिल टूटा होगा ऐसे दिल का टुकड़ा बनाएगा ना, तो ऐसा दिल का टुकड़ा बनाएगा तो बहुत मार खाएगा। हम उस दिल के टुकड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिल के टुकड़े की बात कर रहे हैं कि दिल जो होता है, कभी ह्यूमन का हार्ट निकाल के देखो तो थोड़ा सा वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि आप छोड़ो हटाओ यार, तुम लोग नहीं समझोगे ना। एक बेटा तरबूज ले लो ना, इस तरबूज में एक चाकू धसाओ, ऐसे काटो, फिर ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काट के बेटा चाकू घोप के ऐसे निकाल लो, तो बेटा तुमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जरा नेत्र खोल के देखो बेटा, तो तुमको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यानी कि ऐसा मिलेगा कि ये 3 डायमेंशनल तुमको दिखेगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो एंगल बनाएगा, ये इसको स्मॉल आर बोलते हैं, ये रेडियस, ये इसका सरफेस जो छोटा सा काट के निकाले उसको डी ए बोलते हैं। तो सॉलिड एंगल हो जाएगा बेटा डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा डी ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सर इसका यूनिट क्या होता है, इसको कैसे मेजर करते हैं, इसका यूनिट होता है बेटा स्टेरेडियन। इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, या इसको बोलते हैं, या एक और यूनिट इसी को बोलते हैं स्क्वायर रेडियन ना। इसका क्या यूनिट होता है बेटा, स्क्वायर रेडियन, ठीक है सर। अब ये तो बहुत हो गया सर, ठीक है, हमने जान लिया कि 2 टाइप के एंगल्स होते हैं। एक थीटा बराबर कितना होता है बेटा, एक थीटा बराबर होता है एल बाई आर ना, ये प्लेन एंगल होता है बेटा। सॉलिड एंगल क्या होता है, डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। ये हमारा सॉलिड एंगल हो गया बेटा, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हमको जानने की कोशिश करेंगे, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या रिलेशन होता है एंगल के बीच में, हमारे रेडियन के बीच में और डिग्री के बीच में ना। हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। ये हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे डिग्री और रेडियन के बीच में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करते हैं ना। क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं रिलेशन होता है 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। ये आप याद रखिएगा, डिग्री को ऐसे छोटे बिंदु से दिखाते हैं, ज्यादा बड़ा बन गया है लेकिन छोटा सा गोला बना देते हैं ना। ये अगर हमको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता है बेटा, तो हम सारे चीज को सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छा ये बताओ, जब 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है तो सर ये बताइए बेटा कि पाई रेडियन में कितने डिग्री हो जाएगा बेटा, पाई रेडियन में हो जाएगा 360 डिग्री बटा 2, यानी कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। कितना हो गया, पाई रेडियन में कितना हो गया, 180 डिग्री। पाई रेडियन में जब 180 डिग्री हो गया बेटा, तो 1
1 रेडियन में कितना हो जाएगा, 1 रेडियन में हो जाएगा 180/पाई। ये हमारा रिलेशन आ गया कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180/पाई, ये हमारी डिग्री होती है। 1 रेडियन में हमारा 180/पाई ये हमारा डिग्री होता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है बेटा कि 2 पाई में 360 डिग्री है, तो पाई बाई 2 में बताओ कितने डिग्री हो जाएंगे। जब 2 पाई में 360 है, पाई में 180 है, पाई बाई 2 मतलब 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब पूछते हैं कि सर पाई बाई 4 का बताओ, यानी कि क्या कर दो, 180 का 4th पार्ट निकाल लो, 180 को 4 बराबर भाग में बांट दो, कितना आएगा, हमारे हिसाब से ये 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछता है बेटा पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन की वैल्यू बताओ। तो 180 को 3 से डिवाइड कर दो बेटा, कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। ये बताओ बेटा पाई बाई 6 रेडियन की वैल्यू कितनी आई, पाई बाई 6 रेडियन की वैल्यू कितनी आई बेटा, तुम बता सकते हो कि इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो पाई बाई 2 की कितनी वैल्यू आई, 90 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन की वैल्यू 45 डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन की वैल्यू 60 डिग्री और पाई बाई 6 रेडियन की वैल्यू बेटा 30 डिग्री। हाँ, गुड क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप पूछ सकते हो कि सर ये बताइए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते थे। जैसे कि इस रिलेशन को सॉल्व किए थे यूनिटी मेथड लगा के, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री आया है, तो बेटा 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन आ जाएगा ना, ऐसे 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन आ जाएगा ना। हमने 1 रेडियन यहां से 1 इंटू पाई रेडियन बराबर वो, तो हम 1 रेडियन बराबर पाई को इधर डिवाइड कर दिए, चूंकि हमको यहां लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन आ गया। अब यहां से अगर हमको कन्वर्ट करना है 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, जैसे यहां पूछ दे कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, एग्जांपल के तौर पे लिख लो। एग्जांपल के तौर पे अगर हमको कन्वर्ट करना पता करे, हमको पता है कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो हमसे कोई पूछ दे बेटा 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 बराबर हो जाएगा बेटा पाई बटा 180 और मल्टीप्लाइड बेटा 90 ना, क्योंकि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो 90 डिग्री बराबर 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 दूना 180 पाई बटा 2, ये क्या आ जाएगा हमारा रेडियन। तो ये हमको वही रिलेशन मिल गया, 90 डिग्री बराबर पाई बटा 2 रेडियन। ठीक है, कोई दिक्कत है मेरे मुन्ने, कोई दिक्कत है इसमें, कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ सर, अब जो बताए थे सॉलिड एंगल ना, उस सॉलिड एंगल का क्या होगा, क्या होगा अरे मुन्ना उस सॉलिड एंगल का, कुछ नहीं होगा बेटा। देख सॉलिड एंगल की बात करते हैं ना, नीचे आते हैं, देखिए सॉलिड एंगल है ना, इसी बात करते हैं, क्या सॉलिड एंगल की बात करते हैं। सर सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, धैर्य धरो सब बताते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल का क्या होता है, सॉलिड एंगल उसका भी यूनिट जान लेते हैं। सॉलिड एंगल देख बच्चा, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको बेटा डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ही तुमको बता रखा हूं, डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है बेटा, डी ए बाई आर स्क्वायर, जो काट के निकालते हो बेटा उसका रेडियस कितना है, डी ए बाई आर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट आप में से कईयों को नहीं पता है, इसका यूनिट होता है, अभी तो मैं बताया हूं बेटा, स्क्वायर रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर रेडियन। ठीक है, स्क्वायर रेडियन इसका यूनिट होता है। ठीक है, यानी कि अगर यदि कोई पूछे कि हम जानते हैं कि 1 कितना होता है, पाई रेडियन, सॉरी इसको इरेज करते हैं, ब्रश करते हैं। ठीक है, क्यों ब्रश नहीं हो रहा है, ठीक है ओके छोड़ो, इसको छोड़ते हैं। हमको पता है 1 इंटू ऐसे लिख देते हैं ना, क्या करते हैं इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 1 इंटू पाई रेडियन। ये चल क्यों नहीं रहा, चल जाओ मेरे लाल। ठीक है, 1 इंटू पाई रेडियन हो गया ना, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, बेटा यही होता है ना। तो 1 रेडियन बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बाई पाई। ठीक है, ये डिग्री अभी तो मैंने बताया है ना। तो 1 स्क्वायर रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर रेडियन बराबर 1 स्क्वायर रेडियन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 स्क्वायर रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटा पाई का स्क्वायर इंटू इसका डिग्री।
ना। तो ये स्क्वायर रेडियन बराबर 180 बाई पाई स्क्वायर इंटू नहीं स्क्वायर डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको जानना ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि ये सारे रिलेशंस होते हैं, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा। बस ये याद रखिएगा बेटा कि 2 पाई इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। 2 पाई जब हम करते हैं तो हम पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और जब हम 1 पाई रेडियन की वैल्यू निकालते हैं तो 180 डिग्री आता है। यही यदि आपको पता है तो आपको कभी भी डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। हम बोल दिए ना कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, इस सफर को आगे बढ़ाते हुए बेटा हम पहुंचते हैं कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे ना। सर ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जानेंगे। सर स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के क्या मतलब है बेटा? यहाँ हम थीटा लिखेंगे, यहाँ हम बात करेंगे साइन थीटा की ना, यहाँ बात करेंगे हम किसकी बेटा? यहाँ बात करेंगे कॉस थीटा की, और लास्ट में बात करेंगे बेटा हम टैन थीटा की ना। कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के हम स्टैंडर्ड वैल्यू देखेंगे। यहाँ बात करेंगे 0 डिग्री की, यहाँ बात करेंगे 30 डिग्री की, यहाँ बात करेंगे 45 डिग्री की, यहाँ बात करेंगे 60 डिग्री की, और लास्ट में बात करेंगे हम 90 डिग्री की। तो इतने डिग्री की हम क्या करेंगे? इतने सारी डिग्रियां हैं और डिग्री लेके हम बात करेंगे बेटा। साइन जब थीटा बराबर 0 रखोगे, साइन 0 0 कितना होता है बेटा? साइन 0 होता है 0 ना। साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस थीटा की लिखनी है तो ठीक उल्टा स्टार्ट करो, नीचे स्टार्ट करो 1 ना। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की √3/2, कॉस 45 की डिग्री 1/√2, नीचे से स्टार्ट करो। और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अब tan थीटा बराबर क्या होता है? दोनों का डिवाइड होता है ना। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan 0 0 क्या होता है? ताकि हमको पता है ऐसे निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर बेटा होता है क्या? ये होता है sin थीटा डिवाइड बाई क्या? cos ऑफ थीटा ना। तो sin tan 0 डिग्री लिखना है तो sin 0 बटा cos 0, 0/1, 0/1 यानी कि tan 0 0। अब इसको निकालेंगे tan 30 डिग्री ना। tan 30 डिग्री कितना होगा? आप निकाल सकते हैं 1/2 डिवाइड बाई √3/2। आप इसको निकाल लीजिए, यदि आपको याद है तो ठीक है, 1/√3 आता है, ठीक है। तो इसको निकाल सकते हैं 1/√3। साइन 45 डिग्री की निकाल सकते हैं, दोनों सेम रेशियो है, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आप आएगी √3, और ये जो आएगा ये 1/0, ये आएगा 1/0। और 1/0 कितने बच्चे कहेंगे सर इनफाइनाइट आता है, लेकिन tan थीटा जो है 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है, ठीक है। आप 90 नहीं, उसको इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हैं, ये डिफाइंड ही नहीं है। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। जब उसका फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो जब 90 डिग्री पे वो फंक्शन बहुत ऊपर चला जाता है ना, उसको बोलते हैं अनडिफाइंड। साइन 90 पे, tan 90 पे जो हमारा tan 90 पे डिफाइंड नहीं है, उसको बोलते हैं अनडिफाइंड है। तो कुछ ये कुछ एंगल्स है, कुछ पर्टिकुलर कुछ और एंगल है बेटा, कुछ और एंगल है जिसको हमको पढ़ना है। जैसे कि हम पाइथागोरस का ट्रायंगल पढ़ते हैं, चलो इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं ना। पाइथागोरस का ट्रायंगल पढ़ते हैं, ठीक है। पाइथागोरस का ट्रायंगल पढ़ते हैं, हमको पाइथागोरस का ट्रायंगल पता है, ठीक है। पाइथागोरस का ट्रायंगल हमको जो बेसिक ट्रायंगल पता होता है, हम ये जानते हैं कि ये और ये हमारे ट्रायंगल्स होते हैं। एक ट्रायंगल, ठीक है, तो ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होते हैं हमारे 5। सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे होते हैं पाइथागोरस, जो हमारे ट्रिपलेट होते हैं 3, 4, 5 के, क्योंकि जब हम 3 का स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। पाइथागोरस का अपर में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा ये लंब है जिसके ये अगर ये थीटा बना रहा है, इसके थीटा के सामने वाली भुजा बेटा हमेशा क्या होती है? देखो याद कर लो, जो एंगल के हमेशा फ्रंट वाली, जो एंगल के हमेशा जो फ्रंट वाली जो हमारी साइड्स होती हैं वो हमारी होती हैं क्या बेटा? वो हमारी होती हैं परपेंडिकुलर ना। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं क्या? लंब, ठीक है। कोण के जो सामने वाली भुजा बेटा उसको क्या बोलते हैं? हमेशा लंब बोलते हैं, ठीक है। जो उसके साथ
लंब के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना उसे बोलते हैं बेस ना। लंब के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे बोलते हैं क्या? बेस। इसे हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं बेटा आधार ना। और ठीक है, और जो दोनों में सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है बेटा, उसको बोलते हैं क्या? कर्ण, हाइपोटेनस ना। हाइपोटेनस होती है ना, इसको हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं क्या? कर्ण। वही रामायण, ये महाभारत वाला कर्ण नहीं है ना, ये कर्ण हाइपोटेनस है। कहते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से करें, बहुत पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पढ़े हो, बेसिक चीजें हैं। फिर बता दे रहे हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर, हिंदी वाले बच्चे लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर बेटा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना। क्या लिखते हैं? आधार का स्क्वायर। ये हम सारी चीजें करते हैं। ये एक सबसे स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन जो हमारी है, ये ट्रिपलेट है। इसमें 3 के सामने वाला जो एंगल होता है बेटा, इसको 37 डिग्री मान लो ना, 37 डिग्री मान लो। अब तुमसे पूछे कोई बेटा कि साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताओ ना, साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताओ, हमको तो पता नहीं है। तो एक चीज याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है आपको क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, रेशियो आपको कुछ पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, हम साइन थीटा बराबर लिखते हैं, साइन थीटा बराबर होता है क्या? हमारा होता है, ऐसे हमको पता होना, सुनो इसको ब्रश कर, ये होता है लंब बटा कर्ण ना। इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखते हैं क्या? इंग्लिश वाले बच्चे लिखते हैं इसको क्या? ये हमारा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, ठीक है। इसी तरह हम कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा? कॉस थीटा बराबर होता है, देखो कॉस थीटा बराबर होता है क्या? ऐसे लिखते हैं पंडित बद्रीनाथ पांडे बटा हर हर भोला, ठीक है। या ऐसे ही बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। और इंग्लिश वाले, हिंदी वाले बच्चे ऐसे याद करते हैं लाल बटा कक्का। बचपन की चीजें हैं और बचपन ही तो बहुत प्यारा होता है ना। तो हम पहला टर्म जो होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा टर्म कॉस को, और तीसरा वाला टर्म बेचा टैन को। जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो लंब बटा कर्ण लिखते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं। कॉस थीटा की बात करते हैं तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे आधार बटा कर्ण लिखते हैं, यानी a बाई के लिखते हैं। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखते हैं बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस ना। और जब बेटा हम tan थीटा की बात करने लगते हैं तो हिंदी वाले बच्चे उसको लिखते हैं क्या? लंब बटा आधार। और यूपी बोर्ड वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखते हैं क्या? परपेंडिकुलर अपॉन इसको बेस। कोई दिक्कत है? ये हमको पता, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पता होनी चाहिए, फिर भी हमने इसको बता दिया। अब बताओ साइन 37 अगर देखें तो होता है l बाई के लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा लंब कितना है देख लो 3, और इसमें कर्ण कितना है 5 ना। तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3/5। अब बेटा बता दो कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? कॉस 37 डिग्री की वैल्यू हो गई बेटा कॉस 37 बटा आधार बटा कर्ण। बेटा आधार ये है और कर्ण ये है, यानी बेस ये, हाइपोटेनस ये है, ये हो गया 4/5 ना। अब सर ये बता दो कि tan 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? दोनों को जस्ट डिवाइड कर दे पागल ना, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 5 से 5 कैंसिल, यानी ये आ जाएगा बेटा 3/4। तो ये इसके वैल्यूज हैं, ठीक है। एक मिनट, ये इसके वैल्यूज हैं बेटा, ये इसको हमको पता होना चाहिए ना, ठीक है। ये मार्कर गिर गया था, कोई बात नहीं। ये इसके वैल्यूज हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है साइन, ये हर सवाल में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साइन 37 को आपको ये दिमाग में याद ना रखिएगा, आपके दिमाग में ये ट्राइंगल आपके दिमाग में बटा होना चाहिए। 3 के सामने वाला जो एंगल होगा 37 डिग्री होगा। एक और ट्राइंगल बनाएंगे, जब यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, 5 होगा, तो 4 के सामने वाला जो एंगल होगा 53 डिग्री होगा। अभी बनाते हैं ना, तो इसको सेव करते हैं। इस ट्राइंगल को दिमाग रखिएगा, तो पाइथागोरस ट्राइंगल है, ये हमेशा बनता है 3, 4, 5 का, ये ट्रिपलेट है ना, सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का। इससे छोटी नंबर नहीं मिलेगी, जिसका 2 का स्क्वायर करोगे, तीसरों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो दोनों बराबर आएंगे ना, यानी पाइथागोरस रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। एक और ट्रिपलेट की बात करते हैं, एक और ट्रिपलेट की बात करते हैं, ठीक है। एक और ट्रिपलेट की बात करते हैं, वही ट्रिपलेट रहेगा, बस हमारा ट्राइंगल बदलेगा। देखो ट्राइंगल क्या बदल जाएगा, ये हमारा यही है, ठीक है। अब यहाँ 3 ना लेके यहाँ 4 ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे 3, अब लेंगे 5,
ठीक है। तो 4 के सामने वाला जो एंगल, पहले 33 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री था, यहाँ 4 के सामने वाला एंगल हो जाएगा बेटा 53 डिग्री। अब बताओ, वही सारा प्रोसेस है बेटा, वही सारा प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है। जरा ये बताओ कि अब हमको लिखना चाहें कि साइन 53 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन 53 बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। हमको ये पता है, लाल बटा कक्का, ये हमको पता है ना। यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं और इंग्लिश बोर्ड वाले बच्चे PBP अपॉन HHP, पंडित बद्रीनाथ पांडे बटा हर हर भोला, ये हमको पता है। तो साइन 53 बटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है बेटा 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 ना। और क्या देख सकते हो, और cos 53 डिग्री की वैल्यू देख बेटा, cos 53 डिग्री की वैल्यू देखो, तो cos 53 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 3/5 ना। और इसी तरह हम निकाल सकते हैं tan 53 डिग्री की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, tan 53 डिग्री वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, ये आ जाएगा 4/3। अच्छा, ये चीज देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी निकल रहा है। देखो ये चीज देख रहे हो, तो ये इस चीज को देखो, अगर इस चीज को देखोगे, अगर प्रीवियस वाला जस्ट डालोगे, अगर ये ट्रायंगल बनाओगे, अगर ये ट्रायंगल बनाओगे ये वाला कंपेयर करके, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 दोगे, यहाँ 4 दोगे, यहाँ 5 दोगे, तो ये आपका 37 डिग्री हो जाएगा ना। ये दोनों ट्रिपलेट हैं, ये 4 3 5 का है, ये 3 4 5 का है। ये इसके सामने वाला जब भुजा लिखेंगे, यानी साइन थीटा पी है, तो 4/5 था, यहाँ 3 क्या हो जाएगा, यहाँ 3/4 हो जाएगा ना, शायद करीब कुछ, हाँ 3/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लिखेंगे तो ये जो साइन 53 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, cos 53 डिग्री की वैल्यू, ये साइन 37 डिग्री के बराबर आएगी। देखिएगा ध्यान से, साइन यहाँ से, अगर यहाँ से साइन 37 डिग्री की वैल्यू निकालो, जो कि पिछला निकाल चुके हैं, साइन 37 डिग्री की वैल्यू निकालो बेटा, तो क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है यहाँ से 5, तो 3/5 देख लो आया ना। तो साइन cos 53 डिग्री की वैल्यू बेटा साइन 37 डिग्री की वैल्यू के बराबर होती है, याद रखना। इस तरह cos साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है, ये cos 37 डिग्री के बराबर होती है। कैसे, यहां से अगर आप cos 37 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, cos 37 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें, तो cos 37 कितना होता है, ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो हो जाएगा 4/5, देखना 4/5 आ जाएगा ना। और tan 53 की वैल्यू अगर दोनों को डिवाइड कर दें, तो यहां से tan 37 डिग्री की वैल्यू आती थी बेटा, tan 37 डिग्री की वैल्यू आती थी 3/4, और यहां से देखो, यहां से क्या आया, यहां से 4/3 आया है, यानी कि ये जो है ये 1/tan 37 डिग्री के बराबर है। तो ये हमको, ये स्टैंडर्ड रेशियो है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार आपसे 30 डिग्री 60 डिग्री अभी जमाना गया, ठीक है, अब 53 डिग्री 37 डिग्री ऐसे करके आपको पूछता है, और बाकी जो भी देगा आप निकाल लेंगे, आप उतने कैपेबल हैं कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थे, ठीक है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं, लेकिन आज इनफ, इतना हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग के लिए जाते जाते बेटा, जाते जाते एक होमवर्क लेते जाइए, इसको होमवर्क को आप सभी लोग करके आएंगे, ठीक है। होमवर्क क्या है बेटा, होमवर्क देखो, होमवर्क क्या करिएगा कि आप बताइएगा कि एक मिनट, आप होमवर्क ये लेते जाइए कि आप होमवर्क में ये बताइएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं हम आपको, ये बताइएगा, ये होमवर्क है आपको, ठीक है, ये घर के लिए कार्य है, ठीक है। आप ये बताइएगा कि 3π रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ठीक है, π/8 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं ना, ऐसे आप निकाल सकते हैं। 4π/5 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं बेटा, ठीक है, कितने डिग्री होते हैं, ये हमको कैलकुलेट करना है। चौथा ले सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि 37 डिग्री पे कितने रेडियन होते हैं ना, 37 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, इसे बता सकते हैं कि 53 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे 5 बेटा एग्जाम्पल्स हैं, ये आप करके आप हमको बिल्कुल सबमिट करिएगा, ये आपका अभी का होमवर्क है, इस पे आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएंगे जब ये लेक्चर कंप्लीट होंगे ना, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा आपका ये पहला सफर, और उम्मीद करते हैं कि सब लोग को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा ना। फिर भी कुछ कोर कसर रह गई हो तो सजेशन बिल्कुल दीजिएगा, हम आज से आपकी ये जर्नी स्टार्ट करेंगे और हमेशा रेगुलर करेंगे, और तब तक करेंगे, ये आपका एक तरीके से क्रैश कोर्स है ना, हम क्रैश कोर्स की तरह पढ़ेंगे, और हम ये पढ़ के ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं,
ठीक है। जो फिजिक्स से जो कितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कितनों भी टफेस्ट क्वेश्चन हो, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आए, तो हम आज जो पढ़ रहे हैं उसकी बदौलत हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छा लगेगा और इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। और बहुत जल्दी मिलते हैं और इसी लेक्चर को यानी कि मैथमेटिकल टूल्स वाले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इसको बढ़ाते हैं और फिर बहुत जल्दी मुलाकात होती है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।